डेविड कहता है तुम्हारे कुछ भी कहने से पहले ही मैं काम छोड़ दूंगा। एडम कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उन्हें तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगा? तुम बहुत ही बुरे हो, क्या तुम सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि तुम्हें मुझ पे विश्वास है? वो काफी रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद एडम सरेंडर कर देता है जैसा कि डेविड ने उसको कहा था। उसी वक्त होंगजू भी वहाँ पर आ जाती है और डेविड से पूछती है कि क्या वो ठीक है। उसके बाद डेविड होंगजू को वापस घर छोड़ने जाने लगता है और उसको सभी बातें बताता है कि वो एडम को कैसे जानता है और साथ ही वो ये भी पूछता है कि उसने अपने सपने में क्या क्या देखा था। होंगजू उसको बताती है कि उसने देखा था कि एडम उसके घर पे आ गया था और वो कह रहा था कि उसने मर्डर नहीं किया है, मुझ पे विश्वास करो, यही सब देखा। डेविड कहता है बस इतना ही देखा। होंगजू कहती है क्यों, कुछ और भी हुआ था क्या? डेविड कहता है नहीं, तुमने जो देखा वही सब हुआ। उसके बाद हम देखते हैं जयचन अपने सपने में देखता है कि डेविड होंगजू को हक करता है और उसको थैंक यू कहता है। जब जयचन जागता है तो उसे डेविड पे काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो होंगजू को हक करने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो विंडो से देखता है तो बाहर डेविड होंगजू को लेकर उसके घर आ चुका होता है, जो देखकर वो हैरान रह जाता है। और जब डेविड होंगजू को हक करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर जयचन आ जाता है और उससे बातें करने लगता है, जिससे डेविड रुक जाता है। फिर वो दोनों ही होंगजू के घर पे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एडम को जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो रिपोर्टर उससे काफी सवाल पूछ रहे होते हैं, तो वो जोर जोर से कहने लगता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है। ये सभी चीजें न्यूज में देखकर डेविड को अच्छा नहीं लगता है। वो जयसन से कहता है कि एडम मेरा दोस्त है जिसको तुमने अभी न्यूज में देखा और मैंने ही उसको सरेंडर करने के लिए कहा था, क्योंकि मैंने अपने सपने में देखा था कि ये केस तुम संभालोगे तो तुम्हें उसे बेगुनाह साबित करना होगा। होंगजू कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो इनोसेंट है? डेविड कहता है क्योंकि मैं उसको काफी लंबे वक्त से जानता हूँ, वो किसी को मार नहीं सकता। जयचन कहता है तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? मतलब कि किसी को अच्छे से जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि वो इनोसेंट है कि नहीं। उसके बाद जब जयचन और होंगजू ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो दोनों कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर जयचन होंगजू को बताता है कि उसने सपने में देखा था कि डेविड ने उसको हक किया था और वो उसको किसी चीज के लिए थैंक यू कह रहा था और उसकी चिंता कर रहा था, और होंगजू ने भी उसको पकड़ा था। तो वो पूछता है कि तुमने उसको क्यों पकड़ा था, इसके पीछे क्या रीजन है? जयचन उससे काफी सवाल पूछ रहा होता है क्योंकि वो काफी जेलस होता है और होंगजू काफी परेशान हो चुकी होती है। होंगजू कहती है तुम सवाल पूछना बंद करोगे? जो तुमने अपने सपने में देखा वो हुआ भी नहीं, इसीलिए मुझे परेशान मत करो। जयचन कहता है वो सब नहीं हुआ क्योंकि मैंने वो सब होने से रोका था, और तुम हमेशा डेविड की साइड क्यों लेती रहती हो? होंगजू कहती है मैं डेविड का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि एडम ही अपराधी है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसके अलावा कोई नहीं है और ये काफी सस्पिशियस है कि उसने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की। तो वो अपराधी है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से पता लगाए बिना उसे तुम मत छोड़ना। अगर तुम फेल हुए तो इस बार मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट होऊंगी। यहीं से कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर जयचन और होंगजू को पता चला होता है कि उनके डैड की मौत एक ऑफिसर की बाइक की वजह से हुई है। जब वो ऑफिसर कार में बैठकर चला जाता है तभी वहाँ पर जयचन और होंगजू आते हैं। होंगजू उस ऑफिसर के पीछे जाना चाह रही होती है क्योंकि उसको ऑफिसर से कुछ कहना होता है। जयचन कहता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि मुझे भी उनसे कुछ कहना है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है और हम देखते हैं माइक को, जो कि सेरा के मॉम डैड से मिलने आया होता है क्योंकि माइक उनका लॉयर होता है। सेरा के डैड कहते हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर ऑफिस एडम को अपराधी साबित नहीं कर पाई तो मैं खुद उसे मार दूंगा। माइक कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं होंगजू को, जो कि सोई हुई होती है और उसको सपना आता है। उसके सपने में जयचन ज्वेलरी शॉप पे जाता है और एक रिंग खरीदता है। फिर वो होंगजू से मिलता है क्योंकि उसने रिंग होंगजू के लिए ही खरीदा होता है। जब होंगजू उठती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि जयचन उसको रिंग देने वाला है। फिर जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो होंगजू जयचन को ही देख रही होती है और वो काफी शाय फील कर रही होती है, उसके गाल लाल हो चुके होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डेविड प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस आता है क्योंकि जयचन उससे केस को लेकर पूछताछ करने वाला होता है। जब पूछताछ शुरू होता है तो बाहर से जयचन के चीफ और कलीग्स भी ये सब देख रहे होते हैं। जयचन पूछता है कि तुम्हारा एडम से क्या रिश्ता है? डेविड कहता है वो मेरा दोस्त है, हम दोनों हाई स्कूल साथ गए थे और कई साल तक वो मेरा रूममेट था। जयचन कहता है जब तुम्हें मर्डर के बारे में पता चला था तो क्या तुम्हें भी लगा था कि एडम अपराधी है? डेविड कहता है हाँ, मुझे लगा था क्योंकि न्यूज में मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा था जिसमें एडम था, उसके सिवा कोई नहीं था। जयचन
कहता है हाँ कोई नहीं था, हमने उस बिल्डिंग के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किया था पर सेरा के घर एडम के सिवा कोई नहीं आया था। डेविड कहता है हाँ मैंने भी सुना था, इसी वजह से मुझे भी लगा था कि एडम ही अपराधी है। जेसन कहता है तुम्हें लगा था, मतलब कि अब तुम्हें लगता है कि वो अपराधी नहीं है, पर क्यों? डेविड कहता है कि हो सकता है कि एक्सीडेंटली उसका सिर टेबल से टकरा गया हो और काफी खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई हो। ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही फिसल गई हो और उसका सिर टेबल से टकरा गया हो। जेसन कहता है लेकिन उसके खून से जो लाइंस वहाँ पर बने थे उसका क्या? वहाँ पर एडम के सिवा कोई नहीं गया था और सेरा के बॉडी में भी कहीं पर भी खून नहीं लगा था, जिससे ये पता चल जाता है कि उसने वो लाइंस नहीं बनाए थे। डेविड कहता है एडम के भी बॉडी और उसके कपड़ों में ब्लड नहीं मिला, वो पूरी तरह से क्लीन था और इसी वजह से वो क्लेम कर रहा है कि वो इनोसेंट है। जेसन कहता है हो सकता है कि उसने अच्छे से नहाया हो और उसने अपने कपड़े भी धो लिए हो, क्योंकि मर्डर के बाद उसके पास काफी टाइम था। डेविड कहता है ये सिर्फ एक अंदाजा है, इसे सबूत नहीं बोल सकते। जेसन कहता है तो उन लाइंस का क्या, इसके बारे में एडम ने कुछ बताया? डेविड कहता है कि उसने कहा कि उसे नहीं पता। जेसन कहता है उसके कहने से कुछ भी नहीं होगा, उसे प्रूव करना होगा कि उसने वो लाइंस नहीं बनाए हैं। डेविड कहता है नहीं, अगर प्रोसिक्यूशन उसको दोषी मानता है तो उन्हें ये प्रूव करना होगा कि उसने ही मर्डर किया है। दरअसल तुम्हें भी नहीं पता कि वो लाइंस कैसे बने हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि एडम के सिवा उस घर में कोई नहीं गया था, तो हो सकता है ना कि उसने ही किसी चीज से वो लाइन बनाए हो। डेविड पूछता है किस चीज से? कोई नाम तो होगा ना, अगर उसका नाम नहीं है तो ये एविडेंस नहीं है। जेसन कहता है अगर उसने मर्डर नहीं किया है तो वो भागा क्यों? डेविड कहता है क्योंकि वो डर गया था कि उसे जेल जाना पड़ेगा उस चीज के लिए जो कि उसने किया ही नहीं है। जेसन कहता है हो सकता है कि उसने ही मर्डर किया हो, उसका कोई मोटिव रहा हो। सेरा के घर का इंटरनेट बार बार खराब हो जाता था, जिसके लिए वो काफी कंप्लेन भी करती थी और उसने एडम से घर का रिसाइकलिंग वेस्ट भी डस्टबिन में फेंकवाया, तो इसी वजह से उसे गुस्सा आ गया हो और उसको मार दिया हो। डेविड कहता है तो फिर उसको मारने के बाद उसने रिसाइकलिंग वेस्ट क्यों फेंका? अगर उसने इसी वजह से उसका खून किया था तो वो रिसाइकलिंग वेस्ट को उसके घर पे ही छोड़ देता। तुम्हें क्या लगता है उसने रिसाइकलिंग वेस्ट क्यों फेंका? क्योंकि उसने मर्डर नहीं किया है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जेसन के चीफ और उसके कलीग्स भी देखते हैं, तो वो लोग भी डेविड की बातों से सहमत होते हैं और काफी परेशान भी होते हैं कि अब वो आगे क्या करे। उसके बाद हम देखते हैं माइक ने होंगजू को अपने ऑफिस बुलाया होता है एडम के केस को लेकर बात करने के लिए। माइक उसको केस कैसे कंडीशन में है सभी बातें बताता है। वो कहता है जेसन के पास कुछ खास सबूत नहीं है जिससे वो एडम को सजा नहीं दिला पाएगा, तो एडम को सजा दिलाने में तुम उसकी मदद कर सकती हो। एडम ने कुछ छोटे मोटे क्राइम किए होते हैं जिनका सारा इन्फॉर्मेशन माइक होंगजू को दे देता है और सभी चीजें न्यूज में छाप देने को कहता है, ताकि एडम के बारे में सबको पता चले और केस यूं ही क्लोज ना हो। इन्हीं सभी चीजों को लेकर होंगजू ऑफिस आ रही होती है, तो वो रास्ते में ट्रैफिक में रुकी हुई होती है, तो वो फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं होंगजू और जेसन उस ऑफिसर का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को उनसे कुछ बात करनी होती है। वो ऑफिसर नदी के अंदर चला जाता है सुसाइड करने के लिए। होंगजू और जेसन उसको देख लेते हैं। वहीं पर काफी बड़ी रस्सी रखी होती है जिसको जेसन लेता है, क्योंकि वो पानी के अंदर जाकर उस ऑफिसर को बचाने वाला होता है। होंगजू कहती है हमें उसे क्यों बचाना चाहिए, उसकी भाई की वजह से हम दोनों के डैड की मौत हो गई, हमें उसे मरने देना चाहिए। जेसन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उनका भाई ऐसा करेगा। वो भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा कि हम कर रहे हैं। जेसन अपने बॉडी में रस्सी बांध लेता है और कहता है तुम्हें हम दोनों को बचाना होगा। इतना कहकर वो उस ऑफिसर को बचाने चला जाता है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। हम देखते हैं जेसन घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जेसन को लेने होंगजू आ जाती है। फिर वो दोनों कॉफी पीने चले आते हैं। होंगजू जेसन से केस के बारे में पूछती है, तो जेसन कहता है कि मैं अभी तक उसको आरोपी साबित नहीं कर पाया हूँ। ये सुनकर होंगजू हैरान रह जाती है और कहती है तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? फिर जेसन होंगजू का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि शायद हाँ उसे छोड़ना पड़ेगा। वो उसको सभी बातें बताता है जो कि आज इन्वेस्टिगेशन में हुआ था और उसको अब नहीं लगता कि एडम अपराधी है। होंगजू कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन उन लाइंस का क्या जो कि ब्लड से बना था? जेसन कहता है यही तो पता लगाना सबसे मुश्किल है। हमने लाइंस की अच्छे से जांच की और हमें पता चला है कि वो लाइंस कंटिन्यूअसली बने हैं, बीच में एक बार भी नहीं टूटा है। क्या तुम्हें लगता है कि एडम ने वो लाइंस सिर्फ 13 मिनट में बना दिया होगा, वो भी बॉडी में बिना खून लगे? होंगजू कहती है तो वो लाइंस किसने बनाए? जेसन कहता है मुझे नहीं पता, पर वो एडम नहीं है, ये कुछ और ही है जो कि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं।
एडम हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन हमें उसे छोड़ना होगा क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई खास सबूत नहीं है। ये सुनकर होंगजू काफी उदास हो जाती है। तभी अचानक जेचन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करना चाहता हूँ। होंगजू कहती है तुम अचानक अपनी फीलिंग्स क्यों बता रहे हो। जेचन कहता है मैं भी एडम को अपराधी साबित करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उसने मर्डर नहीं किया है। तो मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया हो तो। होंगजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये जानकर कि जेचन उसको पसंद करता है। फिर अगले दिन होंगजू ऑफिस में होती है और वो काफी सोच में डूबी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन माइक ने उसको दिया था वो उसको न्यूज में छापे कि नहीं। यहीं से वो फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं जेचन उस ऑफिसर को बचाने के लिए पानी में चला जाता है। वो उस ऑफिसर को देखता है तो वो उनको काफी कसकर पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ पुल करने लगता है, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा होता और होंगजू ना ही रस्सी खींच रही होती है, जिससे जेचन भी डूबने लगता है। होंगजू को उस ऑफिसर को बचाने का मन नहीं होता, पर जेचन ने उसको समझाया था कि उसे बचाना चाहिए, तो वो रस्सी खींचने लगती है और उन दोनों को ऊपर खींच लेती है। जेचन होश में नहीं आ रहा होता, जिससे होंगजू काफी परेशान हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेचन होश में आ जाता है तो होंगजू को काफी रिलीफ मिलता है। साथ ही वो ऑफिसर भी ठीक हैं, जिससे जेचन को काफी रिलीफ मिलता है। जेचन होश में नहीं आ रहा था, जिससे होंगजू काफी डर गई थी, तो वो काफी रोने लगती है। तो जेचन उसको गले लगा लेता है और उसको शांत करने लगता है। वो उसको थैंक यू भी कहता है उसकी जान बचाने के लिए। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है और हम देखते हैं होंगजू को। उसको जेचन पे पूरा विश्वास होता है, इसीलिए वो माइक के दिए हुए इन्फॉर्मेशन को न्यूज में नहीं छापती। अब काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी एडम आरोपी नहीं पाया गया, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। इससे माइक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद हम देखते हैं होंगजू सपना देख रही होती है और सपने में जेचन होंगजू के लिए रिंग खरीद चुका होता है। फिर वो होंगजू के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है, वहीं होंगजू रोड के दूसरे साइड खड़ी होती है। तभी एक आदमी आकर जेचन को चाकू मार देता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। ये सब देखकर होंगजू शॉक्ड रह जाती है। वो दौड़कर जेचन के पास जाती है। जेचन का काफी खून बह चुका होता है, तो वो होश में ही नहीं आ रहा होता, जिससे होंगजू काफी रोने लगती है। तभी होंगजू की नींद खुल जाती है और वो काफी डर जाती है कि जेचन के साथ ऐसा होने वाला है। वो काफी ज्यादा रोने लगती है और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है।